हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बायोट-सावर्ट्स लॉ। इससे पीछे वाले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या था। आज हम डिस्कस करेंगे किसी भी करंट कैरिंग वायर के कारण उसके अराउंड कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन। क्योंकि हमने ये बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी वायर है, जैसे सपोज अपने पास एक्स वाई वायर है, एक्स वाई कोई वायर है, उसके अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। तो इसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे ये कोई वायर है, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, इसके अराउंड कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसकी जो डायरेक्शन है, वो कौन सा लॉ देगा हमें, बायोट-सावर्ट्स लॉ। कितना मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के अराउंड है। तो ये लॉ हमें क्या बताएगा, ये लॉ हमें ये बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी इस करंट कैरिंग वायर के अराउंड। तो इस लॉ के अंदर क्या क्या कहेंगे हम, दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग वायर। तो बायोट-सावर्ट लॉ क्या होगा वो हम अब डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, या लिख दो, दिस लॉ गिव्स द मैग्नेटिक फील्ड around a current carrying wire या current carrying conductor। ठीक है, तो बायोट-सावर्ट लॉ क्या है, बायोट-सावर्ट लॉ एक वो लॉ है जो हमें किसी भी करंट कैरिंग वायर के अराउंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला देगा, हेल्पफुल रहेगा। तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अब ये वायर कितनी बड़ी है कितनी नहीं है तो हम ये इसमें बता नहीं सकते। इसलिए हमने क्या लिया, इस लॉ के लिए एक छोटा सा स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया। क्या मान लिया मैंने, डीएल एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया। बाद में क्या होगा, यहाँ से डीएल स्मॉल लेंथ एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी क्या आएगी, स्मॉल आएगी। टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो फिलहाल मैंने क्या लिया, डीएल एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया इस एक्स वाई वायर का। ये एक्स वाई वायर आपकी क्या स्ट्रेट वायर भी हो सकती है, सर्कुलर वायर भी हो सकती है। ठीक है, तो स्ट्रेट वायर के लिए भी हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे तो बायोट-सावर्ट लॉ का यूज करेंगे। सर्कुलर वायर के लिए जब मैग्नेटिक फील्ड की उसके सेंटर पे, एक्सिस पे निकालेंगे तो भी हम बायोट-सावर्ट लॉ यूज करेंगे। तो ये लॉ होता क्या है, हमें पहले वो बात समझनी है। तो मैंने क्या लिया, एक्स वाई एक वायर ले ली, डीएल उसका क्या स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया, और इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट से पी पॉइंट लिया जी, कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, और इस पी पॉइंट के ऊपर ही हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी। यहाँ पे मैं एंगल और ले लेता हूं, डीएल और आर के बीच में ये एंगल है, ये कितना भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, जो भी है, इसकी वैल्यू जो भी है वो होगी। मान लो थीटा मैंने यहाँ एंगल ले लिया डीएल और किसके बीच में, आर के बीच में। तो डीएल जब स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ, द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर, current carrying wire due to a small length element क्या लिया, DL at a point P at distance R from the वायर, डिपेंड्स अपॉन, किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन, पहला क्या बताया हमने, बायोट-सावर्ट लॉ से जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड हो,
द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है इस स्मॉल एलिमेंट के कारण कितने कौन से पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, वो पी पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है, डिपेंड्स अपॉन किन किन बातों पे, पहला नंबर 1 डीपी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हालांकि मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग वायर के अराउंड पिछले वीडियो आपने देखा होगा, किसने बताया था, ऑरस्टीड ने बताया था। ऑरस्टीड ने क्या बताया था, किसी भी करंट कैरिंग वायर के अराउंड आप क्या रख दोगे, मैग्नेटिक नीडल रख दोगे, वो मैग्नेटिक नीडल क्या हो जाएगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसका मतलब इसके अराउंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। और इसकी वैल्यू किसने बताई, बायोट सैवरेट ने। तो डीबी प्रोपोर्शनल टू आई पहली बात, दूसरी डीबी प्रोपोर्शनल टू डीएल, तीसरी बात डीबी प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन डीएल एंड आर। ये जो एंगल थीटा है, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट डीएल एंड आर, डीएल और आर के बीच में एंगल है। और फोर्थ डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, कि मतलब जितना हम नजदीक रहेंगे वायर के उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और जैसे जैसे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी। या वैसे भी जानते हैं, जैसे मान लो हमने कोई बार मैग्नेट ले ली, सपोज बार मैग्नेट के आसपास रहेंगे, ठीक है, तो आयरन फीलिंग्स जो होते हैं वो इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। दूर रख दो आयरन का टुकड़ा, क्या इससे अट्रैक्ट होगा, नहीं, समझ रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है, और कैसे, इनवर्सली। तो चार चीजें यहाँ पे हुई, बायोट सैवरेट लॉ के अनुसार चार चीजें हुई कि जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है इस स्मॉल एलिमेंट डीएल के कारण किन किन बातों पे डिपेंड करा, दोबारा सुन लो, प्रोपोर्शनल टू आई डायरेक्टली है, दूसरी डीबी प्रोपोर्शनल टू डीएल, तीसरी बात डीबी प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, और चौथी बात डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब इन चारों चीजों को मिला दो तो लॉ बन जाएगा कौन सा, बायोट सैवरेट लॉ। क्या बन जाएगा, अब मिला दो चारों चीजों, कंबाइनिंग ऑल दीज, सभी को मिला दो, कंबाइनिंग ऑल दीज, तो मिलाओगे तो क्या आ जाएगा, डीबी प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा, ये तीनों चीजें ऊपर हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो डीबी प्रोपोर्शनल टू क्या है, के आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से आप जानते हैं प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे। तो डीबी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, के लगा दो, के आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। वेयर यहां पे के की वैल्यू क्या होगी, कूलॉम्स लॉ को थोड़ा सा रिमाइंड करो। कूलॉम्स लॉ के अंदर जब हम पढ़ रहे थे तो आपको ध्यान हो एफ प्रोपोर्शनल टू क्या लिखा था, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सही आ रहा है। F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर ऑफ F इज इक्वल टू क्या लिखा था आपने, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। K की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की वैल्यू क्या थी, और K की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जिसकी वैल्यू भी आप जानते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू भी 9 × 10⁻⁹। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैं K लिखूंगा, वेयर K इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है यहाँ पे। अब ये नई चीज आ गई, म्यू नॉट क्या है, इतना आपको समझ आ गया होगा कि डीबी इज इक्वल टू क्या बन गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब म्यू नॉट पे डिस्कस करेंगे, म्यू नॉट क्या है, ये है बायोट सैवरेट लॉ। सबसे पहली बात तो क्या, ये बायोट सैवरेट लॉ है, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। 4 पाई कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। आई कितना करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, डीएल लेंथ एलिमेंट है, कितनी अमाउंट है, साइन थीटा बार बार बता, पहले फिर से बता रहा हूं, थीटा एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, और आर क्या होगी, डिस्टेंस होगी पी पॉइंट की, कहां से, इस करंट कैरिंग वायर से। अब म्यू नॉट क्या है यहाँ पे, वेयर म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पे होगी, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट को आपने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़ रहे थे हम,
तो इसे क्या कहा था, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, नोट लगा दिया फ्री स्पेस, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। यहां पे म्यू नोट क्या होगा, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस। ये लिख लेना, नोट कर लेना, साथ साथ नोट्स बनाते चलना, ठीक है। आप साथ साथ इसके नोट्स बनाते चलो, वीडियो को पॉज करो और क्या यहाँ पे लिख लो जो हमने लिख रखा है, ऐसे के ऐसे, यूं का यूं, यहीं की यहीं, उसके बाद आगे बढ़ते जाओ। तो म्यू नोट इज इक्वल टू मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन फ्री स्पेस, ये म्यू नोट की। अब म्यू नोट की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आप जानते हैं, के की वैल्यू हम जानते हैं, के की वैल्यू क्या लिखी थी, 9 × 10⁹ यहाँ पे म्यू नोट की वैल्यू भी होती है, तो म्यू नोट भी लिख लेना। म्यू नोट की वैल्यू है, म्यू नोट इज इक्वल टू, म्यू नोट बराबर मैग्नीट्यूड लिखना इसका 4 पाई × 10⁻⁻⁷, ये वैल्यू होती है। अब सर इसकी यूनिट कैसे लिखेंगे, यूनिट भी तो होती है, के की भी तो यूनिट थी, एप्सिलॉन नोट की यूनिट थी, वो उसके अंदर आपके नोटबुक के अंदर देख लेना, आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट यहाँ से निकालेंगे, इसकी यूनिट हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे। पिछले वीडियो के अंदर मैंने इसकी वैल्यू बताई, इसकी यूनिट बताई, तो म्यू नोट की वैल्यू हमने बताई, म्यू नोट की वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁻⁷, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां से इसकी यूनिट निकालूंगा मैं। इसके एसआई सिस्टम में क्या यूनिट बताई थी, टेस्ला, हमने क्या बताई थी, टेस्ला। तो यहां से यूनिट ध्यान से समझना, इसकी यूनिट निकालनी है, इसकी यूनिट हो गई टेस्ला, r² इधर आया, r² इधर आया, मल्टीप्लाई हुआ मीटर स्क्वायर, आर की यूनिट क्या हो गई मीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो गई मीटर स्क्वायर। आई कहाँ आ जाएगा नीचे, यूनिट क्या होती है एम्पियर, एम्पियर लिख दिया। यहां से इसकी यूनिट क्या हुई टेस्ला, इसको मैं इधर लेके आ गया, क्या हो गया मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है मीटर। डीएल, डीएल भी लेंथ है तो मीटर, मीटर कहाँ जाएगा इसके नीचे। करंट क्या हुआ एम्पियर, एम्पियर नीचे, एम से एम क्या एक कट गया, यूनिट क्या बच गई टेस्ला, टेस्ला, एम्पियर ऊपर चला गया, एम्पियर इनवर्स, और ये मीटर। तो ये म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू हो गई, टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर। तो म्यू नोट की वैल्यू कितनी आ गई 4 पाई × 10⁻⁷ टेस्ला एम्पियर इनवर्स मीटर। और ये हमारे पास क्या आ गया बायोट सावर्ट्स लॉ। इसकी अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या बताया था हमने, ये कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है। ये पिछले वीडियो के अंदर मैंने लिखा था, और आप चाहे लिख लेना, मैग्नेटिक फील्ड इज ए, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सही आ रहा है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहां से एरो लगाऊंगा मैं। अब ध्यान से समझना, करंट कैसी क्वांटिटी है वेक्टर नहीं है, करंट वेक्टर नहीं है, तो डीएल वेक्टर होगी और एक आर वेक्टर होगी। अब इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिखूंगा, कैसे लिखेंगे ये भी सुन लो आप, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या जानते हैं ए बी साइन थीटा, इसको ध्यान में रखना। अब यहां से मैंने क्या किया ध्यान से समझना, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड, क्या फर्क पड़ जाएगा, यहाँ से आर पे आर से मल्टीप्लाई कर दिया, आर लगा दिया, यहाँ भी आर लगा दिया, तो ये आर एज इट इज लिख दिया, और यहाँ पे आर लगाओगे तो क्या हो गया आर क्यूब। अब सुन लो यहाँ इन दोनों चीजों को मिला दो, डी एल आर साइन थीटा, तो ए बी साइन थीटा, ये डी एल हो गया, ये आर हो गया, ये साइन थीटा हो गया, तो क्या बन गया ये अपने पास है वेक्टर फॉर्म में इसकी वैल्यू अब मैं लिख दूंगा, क्या आ जाएगी dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। समझ आया यहां तक। अब यहां से सुन लो आगे, ये dB वेक्टर इस क्रॉस प्रोडक्ट के क्या हो गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन की। यदि बात करेंगे राइट हैंड थंब रूल से या कॉर्क स्क्रू रूल से,
ये चीजें आप जानते हैं। इसकी डायरेक्शन हम कौन से रूल से निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल से और मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल से। तो डीबी वेक्टर डीएल वेक्टर की भी परपेंडिकुलर होगा और आर की परपेंडिकुलर होगा। डीबी परपेंडिकुलर टू डीएल, डीबी परपेंडिकुलर टू आर, ये हम जानते हैं। ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है? ए क्रॉस बी क्या होता है? सी वेक्टर। तो सी वेक्टर इस प्लेन के कहां होगा? परपेंडिकुलर होगा। डायरेक्शन कौन बताएगा? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल और कॉर्कस्क्रू रूल, मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या है, कॉर्कस्क्रू रूल क्या है, ये आपने 11th में भी पढ़ा है। दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं, यहां तक मैं इसको मिटा रहा हूं। नाउ वी फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन देगा? राइट हैंड थंब रूल या कॉर्कस्क्रू रूल। अब ये दोनों रूल आपने पढ़े हुए 11th में, दोबारा से मैं एक बार बता रहा हूं कैसे करना, यहां पे अप्लाई कैसे करना, यहां पे समझना। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कैसे करेंगे वो समझना। ये वायर है, मान लेते हैं स्ट्रेट वायर है, कैसी वायर ले ली? स्ट्रेट वायर ले ली। करंट कितना फ्लो करा दिया? I फ्लो करा दिया। अब इस वायर को, स्ट्रेट वायर को अपने राइट हैंड के अंदर, ये राइट हैंड का लेफ्ट हैंड का जरूर ध्यान रखना, यहाँ पे सारे के सारे लेफ्ट हैंड भी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग राइट हैंड, ये राइट हैंड थंब रूल, तो कंफ्यूज मत हो ना कभी एक दूसरे को क्या मिक्स कर दो। यहाँ पे लगा रहा हूँ राइट हैंड थंब रूल। ये स्ट्रेट वायर हो गई, ये क्या हो गई हमारी? स्ट्रेट वायर। इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, कहां से कहां जा रहा है? नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, एक्स वाई ऐसे नीचे से ऊपर। इस वायर को अपने राइट हैंड के अंदर ऐसे पकड़ लो, इस तरह से कि थंब आपका कहां जाए? जिधर करंट जाए, जिधर करंट जाए। करंट कहां जा रहा है? ऊपर। अब करंट यदि नीचे आए, मान लो इसको हटा रहा हूं, कोई काम नहीं। करंट यदि कहां जाए? नीचे, तो थंब को कहां लेके चले जाओ? नीचे। ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, इस तरह से। जिधर करंट जाए उधर थंब को लेना है, जिधर करंट जाए उधर थंब। करंट कहां जा रहा है? ऊपर। फिंगर्स को घुमा दो, कर लो फिंगर्स, फिंगर्स का घुमाओ। किसकी डायरेक्शन बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। किसकी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो यहाँ पे क्या हो गया? पी पॉइंट हो गया। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो बतानी। करंट कहाँ जा रहा है? ऊपर। थंब कहाँ है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे घूम गए, देखो ये कहाँ जा रही है? अंदर। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी? इनवर्ड। कहाँ होगी? इनवर्ड। और इनवर्ड को हम किससे लिखते हैं? क्रॉस से। किससे लिखेंगे? क्रॉस से। अब यहाँ पे क्या होगा? करंट कहाँ जा रहा है? नीचे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो ऐसे घूम करके, ऐसे घूम करके कहाँ आई? बाहर। टेंजेंट बना देना, बाहर ऐसे चलेंगे। तो यहाँ पे पी पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो गई? आउटवर्ड। कहाँ हो गई? मैग्नेटिक फील्ड बी इज आउटवर्ड। और किससे लिखेंगे आउटवर्ड को? डॉट से। ये सिंबल है। आउटवर्ड के लिए डॉट यूज करना है, इनवर्ड के लिए क्रॉस यूज करना है। मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। किससे? क्रॉस से। ठीक है, ये राइट हैंड थंब रूल है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, होल्ड ए करंट कैरिंग wire in your right hand such that in the grip of, ऐसे लिख दो, in the grip of your right hand such that thumb, इरेक्ट थंब, और कौन सा? सीधा रखना है, इरेक्ट थंब। इरेक्ट थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन
कर्ल ऑफ फिंगर्स, फिंगर्स का घुमाव गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन बता देगा मैग्नेटिक फील्ड। यह मैंने अप्लाई करके बता दिया। इस पी पॉइंट के ऊपर हमें क्या, यदि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो इस तरह से फिंगर्स का घुमा देना, ऐसे घुमा दो, इनवर्ड चला जाए। यदि मान लो कोई पी पॉइंट इधर होता तो क्या करते, आउटवर्ड आ जाता। ये पी पॉइंट इधर होता तो कहां चला जाता, इनवर्ड चला जाता। ऑब्वियस सीधी सी बात है। तो इस रूल से हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आया कौन सा, बायोट-सैवरेट्स लॉ। पीछे वाला वीडियो आपने देखा होगा, उसके अंदर हमने क्या करी थी, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स बताई थी। एक बार दोबारा से थोड़ा रिपीट कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट्स नोट डाल के लिख लेना, यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नोट डाल के लिख लेना। क्या कहा था, पहली टेस्ला है, टी, और इसको क्या कहते हैं, टेस्ला को जैसे एक नाम और देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता रहा हूं आपको। फ्लक्स क्या था, E इंटू ए। ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है क्या, B इंटू ए। तो इसको टेस्ला, एक इसकी यूनिट होती है वेबर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं, वेबर, क्योंकि न्यूमेरिकल में आएगा आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे कि सर ये वेबर क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखना। टेस्ला ये इधर आया तो इसकी यूनिट वेबर हो गई, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। नई बात नहीं है, टेस्ला को ही वेबर पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। डब्ल्यू बी का मतलब है वेबर, डब्ल्यू बी का मतलब है वेबर। दूसरी गॉस बताई, कर दिया शुरू। टेस्ला और वेबर पर मीटर स्क्वायर इन एसआई सिस्टम, गॉस इन सीजीएस सिस्टम। और ये बता दिया था कि 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस, या 1 गॉस बराबर 10⁻⁻⁴ टेस्ला। डायमेंशन के लिए ये मैं बता चुका, मैं पहले मैंने बता दिया था पिछले वीडियो के अंदर, दोबारा से रिपीट करा कि इसको बताने के लिए कि वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला के बराबर ही होती है। डायमेंशन की इसकी यदि बात करूं तो वहां से पीछे वाले वीडियो से आप उठाना मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, B बराबर F अपॉन QV साइन थीटा। Q का F का डायमेंशन m1 L1 t-2, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। चार्ज का क्या है, I बराबर क्या जानते हैं, Q बाई टी, तो Q क्या हो गया, IT, I के लिए A, T के लिए T। वेलोसिटी का LT-1 साइन थीटा कोई डायमेंशन नहीं होता, m1 क्या हुआ, L से L कट गया सर, तो L की पावर 0, T की पावर ऊपर चली गई, ये प्लस होगी तो ये कटे गए ये दोनों, तो T की पावर -2, A की पावर -1, ये इसका डायमेंशन, इसका मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये आप नोट साथ साथ करते जाना, वीडियो को पॉज करते जाओ, नोट्स अपने बनाते जाना। कई बार आप लोगों की क्या क्वेरी आती है कि सर इसके नोट्स भेजो, तो नोट्स इसी में से बनाने हैं आप। मैग्नेटिक, अब बायोट-सैवरेट लॉ के ऊपर मैं दोबारा आ रहा हूं कि डीबी वेक्टर मैंने ये लिखा, एक बार रोकना, ये नोट के बाद बायोट-सैवरेट लॉ पे दोबारा हूं। डीबी वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, μ0/4 आई डीएल क्रॉस आर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया। अपॉन क्या है, आर क्यूब, अपॉन क्या है, आर क्यूब। यहां से दूसरी फॉर्म लिख रहा हूं बायोट-सैवरेट लॉ। आई बराबर क्या जानते हैं, बोल लो, dq/dt जानते हैं, रख दूंगा यहाँ पे, तो डीबी वेक्टर क्या आ जाएगा, μ0/4, आई की जगह लिख दिया dq/dt। यहाँ पे क्या आ गया, dl क्रॉस क्या, r डिवाइडेड बाई r। अब ध्यान से समझना, इस dl को dt, इस dt को मैं dl के नीचे लिखूंगा, क्या जानते हैं बोलो, वेलोसिटी जानते हैं, v वेक्टर बराबर क्या, dl बाई, जानते हैं, वेलोसिटी क्या जानते हैं बोलो, v वेक्टर बराबर क्या, dl वेक्टर बाई dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस dt को इसके नीचे ले जाऊं,
तो डीपी वेक्टर क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी क्यू, इस डी टी को इसके नीचे चले जाओ, तो डी एल बाई डी टी क्या हो गया, वेलोसिटी, तो वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन क्या, विच इज अनदर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट। इसी से आई है हमें, लेकिन हमें तो यही फॉर्मूला याद रखना है, बट ये फॉर्म आ जाए, मान लो जैसे आया हुआ अभी ये कंपटीशन एग्जाम के अंदर कि क्या 4 ऑप्शन थे कि कौन सा बायोट-सैवर्ट लॉ नहीं है, कौन सा बायोट-सैवर्ट लॉ की फॉर्म नहीं है, ये बायोट-सैवर्ट लॉ की फॉर्म है। ठीक है, डी क्यू वी क्रॉस आर। इसी की यदि एक टर्म और लिखना चाहें, इसको एक टर्म में और लिखना चाहता हूं, तो यहां पे समझना, करंट डेंसिटी जानते हैं हम, क्या करंट डेंसिटी जे वेक्टर करंट पर यूनिट एरिया, तो आई क्या हो गया देखो ध्यान से, जे वेक्टर इंटू ए, जे वेक्टर इंटू यहाँ पे लिख दो, तो डीपी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जे वेक्टर क्रॉस, यहां से यार इसको लेके आऊंगा कि वॉल्यूम ए इंटू डी एल क्या होता है, वॉल्यूम डीवी, और वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है सर, अपॉन आर क्यू, ये अनदर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ। इसी से हमने निकाली है करंट डेंसिटी आई अपॉन ए, आई बराबर जे वेक्टर इंटू ए इंटू डी एल, मैंने क्या लिख दिया, डीवी बाहर लिख दिया, क्योंकि जे वेक्टर के साथ क्या आएगा, आर वेक्टर, विच इज अनदर फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ।